दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जिनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते भी हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों, शायद वैसा भयावह युद्ध उससे पहले न हुआ हो जिसमें इतने बड़े स्तर पर दुनिया के देश किसी न किसी खेमे में शामिल होकर के लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए इसे पहला विश्व युद्ध का संज्ञा दिया गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि क्या था इसका कारण और क्या हुए इसके परिणाम। तो आइए अपनी इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज 28 जुलाई है और आज ही के दिन पहले विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। 28 जुलाई 1914 को सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इससे गुस्साए ऑस्ट्रिया ने हंगरी के साथ मिलकर के सर्बिया पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुए विश्व युद्ध ने धीरे धीरे करके आधी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। 28 जुलाई 1914 से यह युद्ध शुरू हुआ, जो कि 11 नवंबर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला। इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया था। यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के बीच लड़ा गया था। मित्र देशों में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। वर्ष 1917 के बाद अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में कूद गया था। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया जैसे देश थे। दोस्तों, आइए हम अब युद्ध के कारणों के बारे में बात करते हैं। दुनिया को विश्व युद्ध यानी पहला विश्व युद्ध की ओर धकेलने वाले कारकों में कोई एक घटना या एक कारण प्रमुख नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे जिनके सिलसिलेवार प्रकटन ने समस्त विश्व को इस भयानक त्रासदी को झेलने के लिए विवश कर दिया। दोस्तों, शुरू में हमने जो जिक्र किया कि सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, वो तो केवल तात्कालिक कारण था। वैसे पहले विश्व युद्ध की ज़मीन तो काफ़ी पहले से तैयार हो रही थी। यानी कह सकते हैं कि पेट्रोल तो पहले से डला था, बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी आग लगाने के लिए। और ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या एक चिंगारी का काम किया। तो आइए हम एक एक करके प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला कारण है जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। साल 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की जिसने जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए। इसी का परिणाम रहा कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। दूसरा कारण परस्पर रक्षा सहयोग, यानी जो गुप्त संधियां हो गई थी ना, इसकी वजह से संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और गुप्त संधियां कर रखी थी। इन संधियों का सीधा सा अर्थ था कि यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है तो उक्त राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोगी राष्ट्रों को सहायता के लिए आगे आना होगा। पहला है ट्रिपल एलायंस यानी त्रिपक्षीय संधि। 1882 की यह संधि जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ती है। और अगला है त्रिपक्षीय सौहार्द, ट्रिपल इंटेंट। तो यह ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच 1907 में हुई संधि हुई। इस प्रकार यूरोप में दो प्रतिद्वंदी समूह बन गए थे। तीसरा कारण है साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से जो हैं कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बन हुए थे। जब जर्मनी और इटली इन उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावनाएं बची। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति भी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार करके अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्य की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिससे समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने की मदद की। इसी प्रकार मोरक्को और बोस्निया संकट ने भी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया। अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से जर्मनी ने जब बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई तो इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस और रूस ने इसका विरोध किया, जिसके चलते इनके बीच कटुता और ज़्यादा बढ़ गई। अगला कारण है सैन्यवाद यानी मिलिटरिज्म। 20वीं सदी में प्रवेश करते हुए विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी
1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समयावधि में अपनी नौसेनाओं में काफ़ी वृद्धि की। सैन्यवाद की दिशा में हुई इस वृद्धि ने युद्ध में शामिल देशों को और आगे बढ़ने में मदद की। साल 1911 में आंग्ल जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया। हालांकि इसे सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हुआ। साल 1912 में जर्मनी ने एक विशाल जहाज इम्परेटर का निर्माण किया गया, जो कुछ समय का सबसे बड़ा जहाज था। इससे इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य दुश्मनी और बढ़ गई। अगला कारण है राष्ट्रवाद। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही हुआ था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा प्रबल थी, क्योंकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अतः जब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू की। बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बना रहना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे, और बहुत हद तक उनकी इसी इच्छा के परिणामस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद युद्ध का कारण बना। रूस का मानना था कि स्लाव यदि ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है तो वह उसके प्रभाव में आ जाएगा, और यही कारण रहा कि रूस ने अखिल स्लाव और सर्वस्लाववाद आंदोलन को बल दिया। स्पष्ट है कि इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संबंधों में कटुता आई। इसी तरह के और भी बहुत से उदाहरण रहे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को उग्र बनाते हुए संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया। ऐसा ही एक उदाहरण सर्व जर्मन आंदोलन था। अगला कारण है किसी प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को सहज बनाने में सहायता कर सके। उस समय दुनिया का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई। अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें तो वही फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। एक सर्बियाई व्यक्ति जिसका यह सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, उसने फर्डिनेंड की हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप सख्ते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों का दमन करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणामस्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों में के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया। नतीजतन इस युद्ध में रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी कि सर्बिया पर कोई हमला करेगा तो रूस भी सर्बिया का साथ देगा। ऐसा संधि था। इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच संधि हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों की रक्षा के लिए समझौते किए थे। युद्ध के दौरान हुए कुछ प्रमुख युद्धों में मारने का प्रथम युद्ध, सोम्मे का युद्ध आदि आदि युद्ध शामिल थे। दोस्तों, अगर युद्ध के चरणों की बात करें तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। इसके दो मुख्य परिदृश्य थे, जिसमें एक था पश्चिमी मोर्चा, जहां जर्मनों ने ब्रिटेन, फ्रांस और वर्ष 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया, तो दूसरा मोर्चा पूर्वी मोर्चा था, जिसमें रूसियों ने जर्मनियों और ऑस्ट्रो हंगरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। 1917 में दो घटनाएं घटित हुई जिन्होंने पूरे युद्ध को रुख ही बदल दिया। सर्वप्रथम, जहां एक और संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। अंत में 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मनी सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई और जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय को गद्दी से हटना पड़ा। इसके बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके साथ ही नई सरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और यह प्रलयकारी युद्ध समाप्त हो गया। दोस्तों, युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन था, तो इसके बारे में
विशेषज्ञ कहते हैं कि युद्ध में सम्मिलित कोई भी देश युद्ध के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानता था, बल्कि वे यह दावा करते थे कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेष्टा की, लेकिन शत्रु राष्ट्र की नीतियों के कारण युद्ध हुआ। हालांकि वर्साय संधि की एक धारा में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को युद्ध के लिए उत्तरदायी माना गया, किंतु यह मित्र राष्ट्रों का एकपक्षीय निर्णय था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे, सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए जवाबदेह नहीं था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की जायज़ मांगों को अस्वीकार कर युद्ध आरंभ करवा दिया तथा ऑस्ट्रिया के द्वारा युद्ध की घोषणा किए जाने से रूस सैनिक कार्यवाही करने के लिए बाध्य हुआ। सर्बिया की समस्या को कूटनीतिक स्तर पर हल करने के बजाय रूस ने इसका समाधान सैनिक कार्यवाही के द्वारा करने का निर्णय लिया। जर्मनी की मजबूरी यह थी कि वह अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए रूस के द्वारा सैनिक कार्यवाही आरंभ होने पर जर्मनी भी सैन्य कार्यवाही हेतु बाध्य हुआ। इंग्लैंड ने भी युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने अपने सहयोगी राष्ट्रों को भी युद्ध से अलग रहने की सलाह नहीं दी। फलतः दोनों गुटों के राष्ट्र युद्ध में सम्मिलित होते गए और एक छोटा सा युद्ध विश्व युद्ध में बदल गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे। इसके लिए किसी एक राष्ट्र को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो दोस्तों, अगर हम आर्थिक परिणामों की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च किया। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने और युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों हेतु अपार धन खर्चा किया। इस स्थिति में युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई। राजनीतिक परिणाम की अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैसर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्य के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गईं। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहाँ भी परिस्थिति बदली। दोस्तों, इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश और सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। दोस्तों, अगर हम सामाजिक कारणों की बात करें तो विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। जन्म दर में गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मारे गए थे। 8 मिलियन लोग मारे गए थे, लाखों घायल हो गए थे और कई अन्य विधवा और अनाथ हो गए थे। नागरिकों ने अपनी ज़मीन खो दी थी और अन्य देशों की ओर प्रवास किया। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों का स्थान लिया। दोस्तों, उन्होंने कारखानों और कार्यालयों में पुरुषों की जगह लेने में एक प्रमुख भूमिका निभाई और कई देशों ने युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार दिए, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल था। उच्च वर्गों ने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुष और महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्गठन की मांग की। अगला है वर्साय की संधि। तो दोस्तों, 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। वर्साय की संधि दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास थी। दोस्तों, अब हम अगर बात करें कि पहले विश्व युद्ध में भारत कहाँ था, तो चूंकि इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था, उन दिनों भारत पर ब्रिटेन का शासन था, अतः इस कारण हमारे सैनिकों को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा ब्रिटेन की तरफ से। इसके अतिरिक्त उस समय भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभुत्व का दौर था। राष्ट्रवादी यह मानते थे कि युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग देने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के द्वारा भारतीय निवासियों के प्रति उदारता बरती जाएगी और उन्हें ज़्यादा संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस युद्ध के बाद वापस लौटे सैनिकों ने जनता का मनोबल बढ़ाया। दरअसल भारत ने लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के तहत इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया, रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति असंतोष का भाव जाग गया और उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसके चलते जल्द ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस युद्ध के बाद यूएसएसआर के गठन के साथ ही भारत में भी साम्यवाद का प्रसार हुआ। सीपीआई जैसी पार्टियों का गठन हुआ। परिणामतः स्वतंत्रता संग्राम पर समाजवादी प्रभाव देखने को मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार 1914 से शुरू होकर 1918 तक 4 वर्षों तक चलने वाले इस विश्व युद्ध में 36 देशों के लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था,
जिसमें दोस्तों कहा जाता है कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की यानी सैनिकों और लोगों की मृत्यु हुई और इतने ही यानी इससे ज़्यादा लोग घायल हुए होंगे। प्रथम विश्व युद्ध दुनिया की सबसे विनाशकारी और भयानक घटनाओं में से एक थी, जिसमें निर्दोष नागरिकों को और बहुत से लोगों को अपना जीवन त्यागना पड़ा था। ऐसा माना जाता था कि प्रथम विश्व युद्ध सभी युद्धों का अंत कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक। तो दोस्तों ये था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।